Hello friends, my name is Ajay and you are watching Law with AJ. So without any waste of time, no, we are start. Okay, we are starting. ओके, तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका प्रारंभिक से अध्याय 1। ओके ना। देखिए मैं आपको इसमें सबसे पहले बता दूँ, इसमें 8 चैप्टर है ना, 40 सेक्शन है और 2 शेड्यूल हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी एक्ट आईडी है 4, ठीक है ना। ये भी आप नोट करते जाइएगा, ध्यान में रखते जाइएगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 एक्ट की एक्ट आईडी है 4, ठीक है ना। और इसका जो कमेंसमेंट है, याद रखिएगा, इसका कमेंसमेंट 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009, याद रखिएगा, गांधी जयंती के दिन, है ना। इसको ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि ग्राम न्यायालय है, उसका कमेंसमेंट जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 2009। ओके ना। और इसको स्वीकृति जो मिल गई थी राष्ट्रपति के द्वारा वो 7 जनवरी 2009 था, ठीक है ना। 7 जनवरी 2009 याद रखिएगा। और 2008 में ये बन गया था। तो आपको ये ऐसी बात याद रखनी है जिससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो फंस ही सकते हैं या आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी जो हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं वही चीज़ पूछ लेता है और वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपको थोड़ा फटाफट रिवीजन कराते हुए चलूँगा, ठीक है, और सिर्फ काम की बात पे ही फोकस करूँगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ डेफिनेशन पे, ठीक है ना। ये है डेफिनेशन, ठीक है ना। ठीक, डेफिनेशन में ये है कि आपको इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। आपको डेफिनेशन में सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है, ठीक। किस पे, अब मैं बताऊँ। देखिए इसका आप डी पे ध्यान दीजिए। डी मतलब घा, ठीक है ना। 2 का घा पे, ये अधिसूचना, ये अधिसूचना वाला जो है ये आपको, ये अधिसूचना देखिए, देख रहे हैं आप घा पर, घा पे मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अधिसूचना, ठीक है ना। ये आपको आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये परिभाषा में ये सेक्शन 2 के घा में अधिसूचना दिया गया। बस आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि नोटिफिकेशन जो है ना, वो किस में जारी होता है ना। तो आपसे बस यही पूछ लिया जाएगा कि घा में होता है, किस में, 2 के घा में, मतलब 2 का डी। ओके। अब देखिए इसके बाद आता है न्याय अधिकारी। अब ये बता देगा कि न्याय अधिकारी की परिभाषा किस में दी गई है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के बारे में किसने बताया गया है, न्याय अधिकारी को, ये 2E में बताया गया है, ठीक है। कि इसमें धारा 5 में इसके बारे में बताया गया है, वो अलग है ना। लेकिन इसका जो डेफिनेशन है आप इसमें ये न्यायाधिकारी को करिएगा, ठीक है ना। आपसे जब ये पूछा जाएगा कि जो न्यायाधिकारी है वो किस धारा में है, तो वो है हमारा सेक्शन 5। लेकिन डेफिनेशन आप इसमें ही क्लिक करिएगा जब डेफिनेशन की बात आती है, क्योंकि हमारा जो ये जो सेक्शन है वो डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रिस्क्राइब्ड। देखिए ये जो छा देख रहे हैं आप, 2 का छा, ये है हमारा 2G। ओके ना, ये हमारा 2G है, ठीक है। ये हमारा 2G, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा बस, इसमें बस इतना ही। अब आप देखिएगा कि ये इनको पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट आप याद कर लेना कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं। अब अनुसूची के बारे में पूछ लेगा, है ना। अनुसूची किस में दी गई है, तो उसके बाद आप रख लेना जो प्रिस्क्राइब्ड हुई है उसके बाद ही अनुसूची दी गई है, मतलब जी के बाद एच। ओके ना। बस आपको बस ये 4 जो हैं बस आपको यही याद करने हैं, है ना। इसी में से पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब अध्याय 2 में आ जाइए। अध्याय 2, ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन 4 में, ठीक है। देखिए सेक्शन 4, ग्राम न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है ना। ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए ग्राम न्यायालय के मुख्यालय जो है, ये जो है ग्राम न्यायालय का मुख्यालय, है ना। इसमें मैं देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ आपके लिए। प्रत्येक ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उस मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है या ऐसे अन्य स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ठीक है। देखिए जो राज्य सरकार द्वारा जो भी अधिसूचित किया जाएगा ना,
ग्राम न्यायालय वहीं पे होगा, ठीक है ना। अब बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, इसमें बस क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है ग्राम का मुख्यालय, तो ये राज्य सरकार आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति, देखिए मैंने क्या बताया था, वो न्यायाधिकारी परिभाषा वहाँ पे दी गई है डेफिनेशन वाले में, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, है ना, 2 का ई में, ओके। और अधिसूचना बताया था 2 का डी में, डी ई और जी एच आपको याद रखना है, अधिसूचना, न्यायाधिकारी, विहित और अनुसूची, ये लाइन से डी ई जी एच, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको और दिखा दूं, ये देखिए घा इंगा मतलब डी ई, ओके, और विहित और अनुसूची, है ना, मतलब जी और एच, ठीक है। न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसमें होती है, सेक्शन 5 में, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या अराइज होता है, इसमें से क्वेश्चन ये अराइज होगा कि जो नियुक्ति होती है वो किसके परमिशन से होती है, ठीक है, वो होती है उच्च न्यायालय के परमिशन से, ठीक है ना। जो राज्य सरकार जो है वो उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करेगी, उसके बाद न्यायाधिकारी को नियुक्त करेगी, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो है, जो क्वालिफ़िकेशन से कोई ज़्यादा वो नहीं आते क्वेश्चन, क्वालिफ़िकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसकी शर्तें भी कोई कुछ नहीं आता, है ना। अब देखिए मैं डायरेक्ट आ जाइए अध्याय 3 में, है ना। देखिए आगे मैं जो बताने वाला हूँ इसका 27 उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सुनते रहें, मैं भी जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये अध्याय 3 में मैं आ गया, चैप्टर 3, इसमें आप देखिए ग्राम न्यायालय की अधिकारिता, जी सेक्शन 11 में क्या दी गई, ग्राम न्यायालय की अधिकारिता। देखिए आपको ना इसमें ये याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट भी हैं, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए ग्राम न्यायालय की अधिकारिता सेक्शन 11 में है, ठीक है। दांडिक अधिकारिता, ठीक है। अब दंड देने की अधिकारिता किसमें, ज्यूरिडिक्शन किसमें, यह है सेक्शन 12 में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो ग्राम न्यायालय है किसी केस और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, संज्ञान ले सकेगा, इतना आपको ध्यान रखना है दांडिक में, है ना। दांडिक अधिकारिता जो है, अगर कोई भी केस होता है ना, या पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध पर, रिपोर्ट पर किसी अपराध पर संज्ञान ले सकेगा, आपको इतना ध्यान रखना है, ये दो चीज़, किसी केस पे और पुलिस रिपोर्ट, दो बड़े याद रखने हैं आपको सेक्शन 12 में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना, वो सॉरी, अब आपको आ जाता है 13 में। देखिए जो हमारा 13 है ये आ जाता है, अब ये सिविल ज्यूरिडिक्शन, ये आप याद रख लेना। देखिए आपको सिविल प्रोसीजर, है ना, सिविल ज्यूरिडिक्शन, थोड़ा वर्ड में कंफ्यूज नहीं होएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अभी और आने वाले हैं सेक्शन, तो सिविल ज्यूरिडिक्शन याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। सिविल ज्यूरिडिक्शन, सिविल ज्यूरिडिक्शन किस में दिया, 13 में, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ सकता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये आ सकता है कि इसमें संशोधन कहाँ पे करना है। जो मैंने बताया कि इसमें 2 अनुसूचियाँ हैं, है ना, तो इसका अनुसूचियों का संशोधन किस सेक्शन के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन है, ये अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति इसमें दी गई है, ठीक है ना। अब इसमें आगे आपको ध्यान रखना इसके लिमिटेशन देखिए 13 में हो गया सिविल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। 14 में हो गया आपका, इसमें आपका अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति, ठीक है ना। इसका मतलब आपको अमेंडमेंट, अनुसूची में अमेंडमेंट करने की शक्ति 14 में दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाएँ लिमिटेशन में, ठीक है ना। लिमिटेशन आपको 15 में दिया गया है, ठीक है, सेक्शन 15, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम अध्याय 4 पे। देखिए अब मैं अध्याय 4 पे आ जाता हूँ। देखिए मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर का आना है इसमें, है ना, तो 5 नंबर का आएगा इसमें क्वेश्चन। तो देखिए जो मैंने ये बताया आपको स्टार्ट में, सबसे पहले इसका कमेंसमेंट कब हुआ, इसका असेंटेड कब हुआ, मतलब स्वीकृति कब मिली, इसमें चैप्टर कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, ठीक है ना, एक्ट आईडी क्या है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तो एक पक्का है ना।
ठीक है। और डेफिनेशन से बहुत संभव हो सकता है कि पूछ लेगा अधिसूचना किस में है, न्यायाधिकारी किस में है ना, अनुसूची किस में बताया गया है, ये आपसे किस में, प्रिस्क्राइब्ड किस में किया गया है, वो आपसे पूछ सकता है, सब क्लोज क्या है क्या नहीं है ना, ये आपको ध्यान में रखना। डेफिनेशन ज़रूर एक क्वेश्चन पक्का आपका बनेगा, तो वहाँ एक ये हो गया, ठीक है ना। इसमें अध्याय 4, ठीक है। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ओके। और अध्याय 4, अब हम जाते हैं अध्याय 4। देखिए अध्याय 4 जो है, इसमें क्रिमिनल ट्राई होगा, ठीक है ना, क्रिमिनल ट्राई होगा। देखिए और इसमें अध्यारोही प्रभाव जो हमेशा आता है ना, एक वर्ड आता है अध्यारोही प्रभाव। देखिए ये हिंदी वर्ड कभी कभी पता नहीं चलता क्या क्या रहा है। अध्यारोही का मतलब होता है ओवरराइड, ठीक है ना। ओवरराइड से मतलब ओवरलैप करना। देखिए जब भी कोई एक्ट बनता है, तो हम ये देखते हैं कि अगर वो क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से हो या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से हो, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई कोई ऐसी चीज़ जिसे हम ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं इस एक्ट में बनाते समय, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ चीज़ जो बता रहा है कि 1973 1974 का जो CRPC है ना, इसमें प्रभावी होंगे, ठीक है। इसमें ये प्रभावी होंगे बोल रहा है CRPC, है ना। यदि ग्राम न्यायालय का कोई केस आता है तो उसमें आप CRPC को इंक्लूड जरूर करेंगे, आप CRPC के थ्रू उसको जरूर दंड दे सकेंगे, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 18, ठीक है, धारा 18 अध्याय 4, इसमें क्रिमिनल ट्राई के बारे में बताया गया है। और अध्यारोही प्रभाव, ठीक है ना जी, अध्यारोही प्रभाव हमेशा पूछ सकता है, ये अध्यारोही प्रभाव, ठीक है ना। इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, जो सेक्शन 18 में है, और ये क्रिमिनल ट्राई इस पे होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देख लीजिए मेन जो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ड में फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। ये ठीक है ना, ओके। तो देखिए ग्राम न्यायालय के समक्ष सौदा अभिभाग। देखिए सौदा अभिभाग का मतलब ये होता है ना, देखिए मुझे मार्केट का ही वर्ड है, सौदा मतलब कुछ चीज़ लेने को, जो आदान प्रदान जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप उनसे सामान लेंगे, आप फिर इसके बदले में आप पैसे देंगे, तो ये एक प्रकार का सौदा हुआ। तो यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है प्ली बार्गेनिंग, अपराध में अभियुक्त व्यक्ति उस ग्राम न्यायालय में जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है, सौदा अभिभाग के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। मतलब ये है सौदा अभिभाग के लिए, मतलब ये है कि जो मुजरिम होगा, जो भी होगा, वो प्ली बार्गेनिंग करेगा, ठीक है ना। अब वो प्ली बार्गेनिंग कैसे हो सकता है, वो उस पर ही डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जो प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो भी बताया गया है वो सेक्शन 20 है, ओके। हाँ, और इसका निपटारा देखिए, ग्राम न्यायालय, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे IPC CRPC का कोई वजूद नहीं है ना। ग्राम न्यायालय यही है कि बस लोगों को दूर तक ना आना पड़े, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ CRPC और IPC लागू नहीं होगा, है ना। तो सब चीज़ ये होगा ना, जो भी कार्रवाई होगी वो सेम वैसी होगी जो यहाँ पे हाई कोर्ट में अपने चलती है, ठीक है ना। जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है वहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये है, तो CRPC के थ्रू इन जो भी मामले उनका निपटारा किया जाएगा, सेक्शन 20 ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेक्शन 20 तो हो गया, अब हमें निर्णय भी सुनाना है, ठीक है ना। अब हमें निर्णय सुनाना है, तो ये हम आ जाते हैं सेक्शन 22 में, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 22, ये सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 22 क्या बोलता है, प्रत्येक विचारण में निर्णय न्यायाधिकारी द्वारा विचारण के समाप्त होने के ठीक पश्चात या 15 दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चातवर्ती समय पर जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। खुले न्यायालय से मीन्स ओपन कोर्ट से है ये, ठीक है ना। आपको कभी ओपन कोर्ट का जिक्र आता है तो आप पूछ लेते हैं कि ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, ये किस धारा से संबंधित है, तो आप धारा 22 लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर निर्णय का सुनाया जाना, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, ग्राम न्यायालय में ना निःशुल्क होती हैं चीज़ें, दी सेकेंड लाइन में आप दी गई है, तो ये आपका जो निःशुल्क वाली लाइन है जो 22 का 2 में ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये भी पूछ सकता है। बस अब इसके बाद देखिए
अब मैन आता है आपको, देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ड याद करने हैं ना, इसके अंडर का मैटर याद करने की ज़रूरत नहीं। 23, 24 अंदर का मैटर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ने की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखिए, सिविल प्रोसीजिंग किस में दिया गया है, जो सिविल प्रोसीडिंग है जो सिविल प्रोसीजिंग है, जो प्रोसीडिंग होती है वो किस में दिया गया है, सेक्शन 23 में, ठीक है। सिविल कार्रवाइयों में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, ठीक है। अब इसके बाद 24 में आइए, आपने सिविल प्रोसीजिंग हो गई, ठीक है, सॉरी प्रोसीडिंग होता है, प्रोसीजिंग मुझसे से निकल जाता है, तो जो सिविल प्रोसीडिंग हो गई, और इसके बाद हो गया सिविल डिस्प्यूट, इसके बाद हमारा आता है सिविल डिस्प्यूट, ओके। 23 में याद रखना सिविल प्रोसीडिंग होगी, और 24 में उसके विवादों का निपटारा। समझ में आ रहा है आपको, जो भी विवाद होंगे उनको सुना जाएगा, सिविल डिस्प्यूटेड जो भी होते हैं उनकी प्रक्रिया, उनकी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और देखिए क्रिमिनल ट्रायल किस में किया जाता है, मैं आपको फिर मेंशन करा दूं, 18 में, सेक्शन 18 में, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें क्रिमिनल क्या होता है, दांडिक विचारण अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। और जो सेक्शन देखिए आपको इसको ऐसे रिलेट करना है, 18 to 23। 18 में क्या आएगा, क्रिमिनल ट्रायल जो होती है उसका अध्यारोही प्रभाव आएगा, है ना, ठीक है, मतलब ओवरराइड इफेक्ट, ठीक है ना। और 23 में सिविल प्रोसीडिंग का, मतलब इसमें इसका ओवरराइड इफेक्ट, है ना, ये आपको दोनों याद रखना। 18 में सिविल का ओवरराइड इफेक्ट है, और सॉरी क्रिमिनल का ओवरराइड इफेक्ट है 18 में, और 23 में सिविल का, ठीक है। इसके बाद 24 में सिविल के बाद सीधे सिविल डिस्प्यूट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और मैं आप बता दूं आपको, 24 का 5 ये पूछ सकता है आपको, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 24 का आप ध्यान रखना, ये 24 का 5, ठीक है। 24 का 5 ऐसे याद रखिएगा आप, देखिए ग्राम न्यायालय को निम्नलिखित शक्ति, ठीक है, ग्राम न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति होगी। अब किन किन की शक्ति होगी, देखिए मैं पढ़ देता हूँ, सिर्फ 2 ही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। व्यतिक्रम के लिए किसी मामले को खारिज करना या एक पक्षीय कार्यवाही करना। और सेकेंड में देखो, व्यतिक्रम से यहाँ में आप कंफ्यूज हो रहा हो गया, व्यतिक्रम ऐसा वर्ड है डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, इसका सही मीनिंग होता है डिफ़ॉल्ट। अब मैं देखो डिफ़ॉल्ट वर्ड बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट के लिए किसी मामले को खारिज करना या एक पक्षी कार्रवाई करना, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ता हूँ, व्यतिक्रम के लिए मतलब डिफ़ॉल्ट के लिए खारिजों के ऐसे किसी आदेश या मामले को एक पक्षी की सुनवाई के लिए उसके द्वारा पारित किसी आदेश को अपास्त करना, ठीक है। अब मैं यहाँ बता दूँ आपको, जो व्यतिक्रम से मतलब डिफ़ॉल्ट है, और देखिए यहाँ पे देखिए आप इसको इस टाइप से जोड़ सकते हैं कि देखिए डिफ़ॉल्ट जो चीज़ होती है उसमें कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसा समझ लीजिए, भूल चूक के लिए, है ना, या गलती के लिए, भूल चूक के लिए किसी मामले को खारिज करना या एक पक्षीय कार्रवाई करना, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भूल चूक हो जाती है कभी कभी केस करते समय, है ना, तो ये उन चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आदेश में कभी कभी एक पक्ष की सुनवाई को कभी कभी अपास्त भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी कार्रवाई भी हो जाती है एक पक्ष पर कि क्यों कर दिए, है ना, तो ये उस बारे में बताया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे 24 का 5, 24 का सबसेक्शन 5 का ए और बी, है ना, इसमें निम्नलिखित को शक्ति भी होगी, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, आप याद रख लीजिएगा। कभी कभी खारिज भी कर देते हैं, कभी कभी कार्रवाई भी हो जाती है, ठीक है ना, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है क्या है ना। अब देखिए यहाँ पे आप सीधे आ जाइए आप 9 में, 24 का 9, ठीक है। अब मैं सीधे देखिए 24 के 9 में आ रहा हूँ, देखिए 24 का 9, ठीक, ये है हमारा 24 का 9, ठीक है, 24 का 9। और इसमें देखिए जो भी इसमें पहले पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। प्रत्येक वाद, दावे या विवाद में निर्णय ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई के समाप्त होने के ठीक पश्चात या 15 दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चातवर्ती समय पर जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। देखिए इसमें यह है
कि ये तो मैंने बता दिया हूँ, खुले न्यायालय ओपन कोर्ट में ये बात जो भी होगी। तो इसमें आप ये देखिए, जो भी वाद होगा, जो भी विवाद होगा, है ना, और जो भी विवाद का निर्णय होगा, ग्राम न्यायालय का जो सुनवाई होगी, अगर सुनवाई के बाद जब वो समाप्त होगी सुनवाई, ठीक है ना, उसके 15 दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चातवर्ती समय पर, ठीक है ना, जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुना जाएगा। मतलब खुला न्यायालय आप देखिए ऐसा होता है जब इसको मैं आपको समझा दूँ, कोर्ट में किसी मैटर पे विवाद का डिसीजन आया, वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब किसी पक्षकारों को भी बताना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उन्हें नॉर्मली ऐसे बता दिया जाता है। तो इट्स अ नॉर्मल कोर्ट, मतलब ओपन कोर्ट, है ना। मतलब ज़्यादा कोई स्पेशल ताम झाम नहीं किया जाता, है ना। ये है ओपन कोर्ट, ये है बस इसका मीनिंग, कुछ ज़्यादा है नहीं है। बस इसमें आप टाइम याद रखिएगा, 15 दिन, है ना, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 15 दिन के बाद भी आप बोलोगे कि हमें इसकी कॉपी दे दो केस की, है ना, तो वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 में देखिए वही बता रहा है, ये है 11, ठीक है। देखिए आपको 24 का 5, 9 और 11, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। 24 का 5, 9, 11। देखिए शक्ति ग्राम लोग शक्ति क्या दी गई है, 5 में दी गई है, किसमें, 24 के 5 में। हम पढ़ रहे हैं सिविल डिस्प्यूट के बारे में ना, उसकी प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको यह प्रोसीजर उसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें 11 में आ गए हैं। देखिए 11 का मैं पढ़ दूँ, एक ही लाइन है ये। निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को निर्णय सुनाए जाने की तारीख से 3 दिन के भीतर निःशुल्क परिदान की जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ परिदान से मतलब है डिलीवर करना, उनको डिलीवर की जाएगी, ठीक है ना। जब निर्णय सुना दिया जाएगा तो तारीख से 3 दिन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है, ठीक है ना। कभी कभी देखो हम इतना लंबा होने के पढ़ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, हम ऊपरी ऊपरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इस बस 40 से हम जल्दी जल्दी और कर देते हैं फटाफट, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। इसके बाद 26 में आ जाते हैं। देखिए 26 में क्या है, सिविल वादों के सुलह और समझौते। देखिए सिविल वादों के सुलह और समझौते के बारे में किस में बताया गया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, 26, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हो गया, ठीक है। और इसके बाद 27, देखिए 27 में सुलहकारों की नियुक्ति, ठीक है ना। जो यहाँ पे सुलहकार का ये मतलब है कंसिलिएटर से है, मतलब, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन से नहीं करना, है ना, आर्बिट्रेशन को वर्ड का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे कंसिलिएटर है वर्ड, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब 28 में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ये बस समझ लिए, जो डिस्प्यूटेड हैं, जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं, बस उनको ट्रांसफ़र करना है, बस, ठीक है ना, बस इतना ही है इसमें। अब देखिए हाँ, अब आप बोलेंगे ट्रांसफ़र करना कहाँ करना है। देखिए क्या होता है, मैं 28 आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। सिविल विवादों का अंतरण, देखिए कभी कभी होता है कि ग्राम न्यायालय में कुछ केसेस ज़्यादा लंबित पड़े रहते हैं, तो वो क्या करता है जज, वो दूसरे ग्राम न्यायालय में उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, बस इतना सही है, ठीक है ना। उसको जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो, ये ध्यान में रखते हुए उसको वो दूसरे जगह में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, बस इतना ही है ट्रांसफ़र ऑफ सिविल डिस्प्यूट। ये आपको 28 में याद रखना है। आपको याद रखना है अध्यारोही प्रभाव किस में दिया गया था, क्रिमिनल का, वो 18 में था, और 23 में था सिविल का। ये माइंड में रखना है आपको। ये क्या है, लैंडमार्क आप डिसाइड करते जाएंगे ना माइंड में, तो आपको ना ऊपर नीचे के बहुत सारे सेक्शंस जो हैं कवर होते जाएंगे, ठीक है ना। लैंडमार्क डिसाइड करते जाइएगा सेक्शंस का। अब हम देखना है कि अध्याय 6, देखिए अध्याय 6 में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता, बस इसमें ये बताया जाता है कि रिकॉर्ड रखना, है ना। तो ये जो रिकॉर्ड रखना है, ये मौखिक साक्ष्य का लेखबद्ध किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड ऑफ ऑरल एविडेंस। जो ऑरल एविडेंस होते हैं ना, जब कोर्ट में जाएंगे तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बस वही है। और उस पर क्या करता है बाद में, न्यायाधिकारी का करता है, हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तो वो सर्टिफाइड हो जाता है, बस, है ना। तो कभी कभी वो स्टेटमेंट भी बन जाता है, बस ये कहानी है, ठीक है ना। ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया 2-4 शब्दों में।
मतलब जो आप ओरली जो रिकॉर्ड करते हैं वही आपका स्टेटमेंट कहला जाता है, ठीक है ना। बस उस पर जो भी हो उसमें न्यायाधिकारी न्यायाधीश जो भी हो वो मोहर लगा दे अपनी, ठीक है। ठीक, ये 31 में है, याद रखिएगा। 31 में है हमारा मौखिक साक्ष्य का लेखबद्ध किया जाना है, रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस, ठीक है। देखिए हम जल्दी से अब आ जाते हैं सेक्शन, ठीक है, 33 में। देखिए 33 इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट 33, ठीक है ना। 33 ये हमारा अध्याय 7 में आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, अब देखिएगा। अब मैं देखिए इसमें अपील, अपील मतलब दांडिक मामलों में अपील, ओके। देखिए दांडिक मामलों में अपील, याद रखिएगा, मतलब अपील इन क्रिमिनल केसेस, मतलब क्रिमिनल केसेस में अपील के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका सेकेंड वाला पढ़ के बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है ना। कोई अपील उस दशा में नहीं होगी, अब किस दशा में नहीं होगी, जहाँ क्या होगा, कभी कभी उस दशा में नहीं होगी। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर समझा दूंगा, फटाफट से 2 ही कॉलम दिए हुए हैं, ए और बी। तो अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिभाग किया है और उसे उस अभिभाग पर दोष सिद्ध किया गया है, ठीक है। पहली लाइन का ये मतलब है कि जो एक्यूज्ड है, जो मुजरिम है, ठीक है ना, उसने प्लीड गिल्टी, कन्विक्टेड हो चुका है वो, ठीक है ना, मतलब उसने अपने स्वीकार कर चुका है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, ओके। तो ये है, तो उस पर वो कन्विक्टेड है यदि उसने मान लिया तो। और ग्राम न्यायालय ने केवल 1000 रुपये से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है। देखिए ये भी, ये वर्ड जरूर मार्क कर लेना आप कि 1000 रुपये से अधिक वाला मैटर है ये, है ना। ग्राम न्यायालय में इतना ही होता है, इससे ऊपर वाले में इससे ज़्यादा नहीं होता मेरे हिसाब से, है ना। 1000 का यहाँ पे टर्म आता है, देखिए आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस इसमें बस ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें आपको सेक्शन 3, आपको ये वाला जो सेक्शन है 33 बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, 33 है ना। 33 आप पढ़ लेंगे तो 34 आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 33, अब आप पढ़ते हैं सेक्शन 3। अब आप सॉरी इसका ये है ना, देखिए 3 में आप क्या करेंगे कि जब ग्राम न्यायालय के किसी अन्य निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध आप अपील कहाँ करेंगे, सेशन न्यायालय में होगी। इसकी अपील कहाँ पर होगी, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू से रिलेटेड एक अच्छे से क्वेश्चन बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपील इन क्रिमिनल केसेस, है ना, इसकी अपील कहाँ पर होगी, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सेशन कोर्ट में, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया सेशन कोर्ट, ठीक है। अब इसका हम 4 में आते हैं। 4 में देखिए, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय, दंडादेश या आदेश तारीख के 30 दिन की अवधि के भीतर होगा, है ना। जो भी कहीं पे केस दिया जाता है, अगर आपको अपील करना है तो आपको 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यह अब ये भी याद रखिएगा 30 दिन, और कहाँ पे होगा, क्रिमिनल में, सेशन कोर्ट में, है ना। अब आप 5वां यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए प्रोवाइजर जुड़ गया है यहाँ पे, परंतु यदि सेशन न्यायालय के संविधान हो जाता है तो अपीलार्थी के पास 30 दिन से उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो मतलब बता देगा कि वो मेरे पास पर्याप्त कारण है कि मैं अपील नहीं कर पाया, तो उसको फिर उसको एक्सेप्ट कर दी जाती है, तो वो आपकी एडमिट हो सकती है आपकी अपील, है ना। वो देखेगा कुछ ऐसे ग्राउंड लेवल की जो एडमिशिबल है कि नहीं, ओके। इसके बाद देखिए 5, है ना, सब क्लोज 5 देखें आप, ऐसी अपील, ठीक है, सब क्लोज 5 में आ जाएं आप, ऐसी अपील, ठीक है, ये का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख के 6 माह के भीतर किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। उपधारा 3 की बात कर रहा है ये। उपधारा 3 में हमने क्या पढ़ा था कि सेशन कोर्ट में अपील होगी, ठीक है ना। तो की गई अपील सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई, ऐसी अपील का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर होगा, ठीक है ना।
जब भी फाइल होगा, जब भी जो मैटर जो फाइल हो जाएगा उसके किए जाने के 6 माह के भीतर आपको ये काम करना है। सिंपल सी लाइन दी गई है, आप ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। अब इसका आप आ जाइए सीधे 7 में, ठीक है। 7 में आ जाइए आप। इसमें ना कोई रिवीजन होगा, ठीक है, ना ही कोई अपील होगी, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सेम, आप जो सिविल पढ़ रहे हैं 34 देखिए, अब हमने यहाँ पढ़ा था क्लॉज 3 में, ठीक है, 33 का क्लॉज हमने 3 पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा था कि ये अपील कहाँ पर होगा, सेशन न्यायालय में होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जिला अदालत में होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। सिविल में बस इतना ही बस हो गया और कुछ नहीं, बाकी हर चीज़ सेम है। वहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा और फाइल भी आपका 6 महीने के अंदर होगा। जो तारीख हो जाती है, जो भी निपटारा होती है उसकी फाइल करने की तारीख होती है, उसके 6 महीने के अंदर ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, है ना, जो भीतर किया जाएगा। और 30 दिन के अंदर ही आपको अपील करनी है, कारण भी उसी सेम, तो आपका 34 और 33 कंप्लीट हो जाता है। 33 में आपका क्रिमिनल के बारे में बताया गया है, अपील के बारे में, और इसमें आपको सिविल मैटर में जो सिविल केसेस होते हैं उसकी अपील के बारे में बताया गया, बस सेम इतना ही है ना। और मैं आपको एक और बता दूं, 34 में देखिए, बस आप सेकेंड लाइन पढ़ लीजिए। ग्राम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय आदेश के विरुद्ध कोई अपील, देखिए पहला, पक्षकारों की सहमति से नहीं होगी। जहाँ किसी वाद, दावे या विवाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 1000 रुपये से अधिक नहीं है, वहाँ नहीं होगी, ठीक है ना। 1000 रुपये से जो अधिक नहीं है, मतलब 1000 से कम वालों में ही जो भी है वहाँ पे सुना जाएगा मैटर, बस इतना ही है। देखिए अब हम आ जाते हैं आप सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 देखिए हम आ गए हैं अब अध्याय 8 में, ठीक है ना, जी हमारा लास्ट है। देखिए 37 पढ़िए। ग्राम न्यायालय को निरीक्षण, जो भी ग्राम न्यायालय को निरीक्षण होगा, है ना, वो 37 में हो रहा है। बस आपको इतनी ध्यान रखना है, जो ग्राम न्यायालय का निरीक्षण होगा वो 37 में होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर होती है, ये हाई कोर्ट में इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। अब देखिए आप 38 पढ़ लें। देखिए आप सिंपल है, 38 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, मतलब कि ये है डिफ़िकल्टीज जो होती हैं, है ना, डिफ़िकल्टी टू रिमूव द पावर, है ना, सॉरी मतलब रिमूव कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ पावर, ओके। ये किसको होगी, बस इतना आपको ध्यान रखना, केंद्र सरकार को, बस इतना ही ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको इसका प्रोवाइजो पढ़ा दूँ, ठीक है, बस इसका यही मेन है ये। परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, ठीक है ना, इस धारा के अधीन अगर कोई भी आदेश है तो अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। बस सेम इतनी सी लाइन है, हो गया। तो अब इसको ध्यान रखना है, 3 वर्ष। अब देखिए नियम बनाने की शक्ति, सबसे पहले देखिए 39 में आपको ध्यान रखना है, आप 37 से बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले निरीक्षण करेगा ग्राम न्यायालयों का, ठीक है, 37 में निरीक्षण हो गया, ठीक है। निरीक्षण करने के बाद हमारा क्या हो गया, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, है ना, रिमूव टू डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। इसके बाद हो गया उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति, मतलब पावर टू मेक हाई कोर्ट, 39। अब सीधे सीधा जाता 40 में क्या होगा, तो 40 में राज्य सरकार बना रही है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैं शेड्यूल आपको फटाफट बता दूं, शेड्यूल से एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं, सिविल और ना, और जो क्रिमिनल के मैटर्स हैं, बस आपको वो याद रखने की किस्में हैं, ध्यान बस रखने हैं आपको ना। तो आप यहाँ से देखिए फटाफट देख लीजिए। मैं आपको यहाँ देखिए पहली अनुसूची बता देता हूँ। जो पहली अनुसूची है देखिए ना, पहली अनुसूची आईपीसी टाइप से रिलेटेड है, मतलब आप ध्यान रखिएगा आईपीसी की जितनी भी चीज़ें आएंगी, अब ऐसे ध्यान रखिएगा, कहीं अगर कारावास रिलेटेड होता है, ठीक है ना, और चुराई गई संपत्ति अगर मूल्य 20,000 से अधिक है,
ये मामले की जांच होगी, ठीक है ना। सॉरी, अधिक नहीं है, क्या अधिक नहीं है, जहाँ इस संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, ठीक है, ऐसा वहाँ ग्राम न्यायालय में उसके फिर सुनवाई होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल है, जो 20,000 बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना है ना। ये जो लाइन है, ये जो टर्म है ना, ये जो किस में यूज की गई है, भाग 1 में यूज की गई है, ठीक है ना। अब भाग 2 में देखिए, भाग 2 में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ यहाँ आप ध्यान रखिएगा, आईपीसी के जो अंडर में ना अपराध है ना वो बताए गए हैं, ठीक है ना, जो ग्राम न्यायालय में सुने जाएंगे, इसका ये मतलब है भाग 1 का। ओके, इसको फटाफट आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ये आप ये जो है, ओके, यहाँ मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, बहुत नहीं तो टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, अब भाग 2 में देखिए, भाग 2 में बहुत ही, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष, मतलब देखिए अपराध और अनुतोष से मतलब है जो अपराध किए गए हैं इसके अंडर में, और जो रिलीफ मिला है, अनुतोष मतलब जो रिलीफ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मजदूरी टाइप की चीज़ें हैं, मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, सिविल संरक्षण अधिनियम, दंड प्रक्रिया, बंधित श्रम पद्धति, समान परिश्रम अधिनियम, घरेलू हिंसा। देखिए तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ मजदूरी से रिलेटेड पहला आ गया, दूसरा हो गया बंधित श्रम पद्धति, ये हो गया 4 समान परिश्रम, 4 पॉइंट तो ऐसे हैं, 7 में से जो सिर्फ मजदूरी से रिलेटेड, तो अब ध्यान रखिएगा ये भाग 2 में आएंगे। अब भाग 3 की बात कर लूँ मैं, भाग 3, ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी अनुसूची, वो हमारा पहली अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 हो गए, ठीक है ना। अब देखो ग्राम न्यायालय जो है ना, दूसरे अनुसूची में आ जाते हैं डायरेक्ट, ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता। देखो ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता पहले क्या सिविल मैटर में बताई गई है, और भाग 2 में, ठीक है, पहले हम पहला वाला पढ़ लेते हैं जो सिविल मैटर जो बताए गए हैं। संपत्ति से रिलेटेड आ जाएंगे क्वेश्चन, है ना, सामान्य चरगाहों का उपयोग, है ना, सिंचाई से रिलेटेड, ग्राम जो भी नल कुएँ हैं, मजदूरी है उसके अंडर में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, है ना, भूमि की खेती, मतलब इस टाइप से जो भी आपको गांव से रिलेटेड, आप इसमें थोड़ा अपना डिस्कशन माइंड का यूज कीजिएगा, है ना, थोड़ा अपना विवेक का यूज करना, फिर आप इसमें ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अंडर में ऐसा डाल देना। अगर से कोई भी रिलेटेड आता है तो आप बोल देना ये भाग 1 में है, किसके, सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो आता है, ठीक है ना। बस आप इतना याद रखिएगा, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना, तो उससे आपकी लाइनें सही हो जाएंगी। सिविल विवाद, संपत्ति विवाद और अन्य विवाद, ठीक है ना। संपत्ति विवाद में आपको पता क्या क्या आ सकते हैं, कुएं, जल और ग्राम, इतना आपको ध्यान रखना। सिविल में आएगा संपत्ति, सामान्य चरगाहों का उपयोग, सिंचाई, सरणियों से जल लेने का विनिमय और समय, इतने ध्यान रखना आपको, हो गया। देखिए और भाग 2 में, बस भाग 2 इसको छोड़ दो, है ना। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बन सकता है वो भाग 3 से बनेगा, ठीक है ना। मैं अपने थोड़ा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि भाग 3 से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको आप जरूर पढ़ने, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ कान लगा के हेडफोन में सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए, मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। भाग 3 में, दूसरी अनुसूची के भाग 3 में, राज्य सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा 3, अब मैं आपको बता दूं धारा 14 कौन सी थी, याद करके बताइए। धारा 14 थी, देखिए धारा 14 थी अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। धारा 14 अनुसूचित, हाँ अब ये ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसमें ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें संशोधन करने की शक्ति है। तो मैं आपको पढ़ के बता दूं, राष्ट्रपति ने ओके, दी ग्राम न्यायालय योजना, सॉरी दी ग्राम न्यायालयाज एक्ट 2000 एक्ट के उपरोक्त हिंदी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 के उपधारी 1 के खंड के अधीन में प्रसारित किए जाने की प्राधिकृत किया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 1963 की धारा 5 के उपधारी ना, ये आपका हो सकता है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। जो राजभाषा अधिनियम है, जो राजभाषा अधिनियम के बारे में पूछा, 1963 में राजभाषा अधिनियम बना था, उसकी धारा 5 के खंड क्लोज 1 का सब क्लोज ए, ओके, ये आपको ध्यान रखना है ना। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ओके, ध्यान रखिएगा।
तो बस इतना ही, और मैं आगे और भी सब्जेक्ट लेके आता रहूँगा जो जल्दी से हो जाए कंप्लीट, है ना। ओके, ओके, बाय, गुड बाय।